Hello students, in today's lecture number 3 we shall discuss first some numerical problems on the concept that we discussed in lecture number 2 which was on average velocity or instantaneous velocity. Then we shall discuss some differential and integration formula which is to be used in 11th class physics, and then we shall have discussion on velocity time graph and position time graph for positive acceleration, for negative acceleration, for zero acceleration, and finally we shall discuss the equations of motion, kinematic equations of motion for uniformly accelerated motion. So first we discuss example 3.1 of NCERT. Now you see the example 3.1. What is there in this example? A car is moving along a straight line. एक कार straight line में move कर रही है से OP as shown in figure 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P and B from O to P and back to Q? तो पहले तो हम फिगर 3.1 देखते हैं कि वो फिगर क्या कहता है. फिगर 3.1 is nothing but this is the straight line which is given in this figure 3.1. This straight line is given. So O to P, this is O, this is P, right? So we draw it. What is given? A straight line. This is the straight line, right? And this 0 is O. Then 40, 80, 120, 160, 200, 240. This 240 is Q. Then 280. Then 320. Then 360. This is P, this is P, this is O, and this is minus 40, minus 80, and this one is minus 120. This is the negative X direction and this is the positive X direction, right? So this in this figure an object क्या given है हमें? कार given है. Now again you see this question. A car is moving along a straight line, say OP. It moves from O to P in 18 seconds. O से P तक जाने में एक कार है, ये कार है मान लीजिए, इसको O से P तक जाने में, यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है? मान लीजिए जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 18 सेकेंड लगता है. कितना लगता है? 18 सेकेंड. ठीक है. क्वेश्चन में आगे कह रहा है इन रिटर्न फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकेंड, और P से Q पर वापस आ जाता है कार. ये कार P से Q पर वापस आने में समय लेती है 6 सेकेंड. कितना समय लेती है? 6 सेकेंड. ठीक है. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? In going from O to P. तो in going from O to P, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड हमें निकालना है कार का. एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय
टोटल टाइम ये आप जानते हो फॉर्मूला होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओ से पी तक जाने में, ये ओ है और ये पी है, तो ओ से पी का डिस्टेंस क्या है, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ओ से पी 360 है, 360 मीटर है, ये मीटर में दे रखा है मान लीजिए, 360 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। टाइम, टाइम कितना लग रहा है ओ से पी तक जाने में, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड लग रहा है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 20 मीटर सेकेंड, ऊपर चला जाएगा तो पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार आ गया ओ से पी तक जाने में। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, या फिर कहो आप पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही तो होगा। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी तो 360 मीटर ही है और टाइम कितना है, 18 सेकेंड है, तो सेम वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कार की क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इज सेम। बी पार्ट में कह रहा है कि यदि कार को ओ से पी एंड बैक टू क्यू, बी पार्ट में कह रहा है इन गोइंग, कार इज गोइंग फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, यानी कार ओ से पी पर जाता है और फिर क्यू पर आ जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा कार का, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ओ से पी पर गया फिर क्यू पर आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन तो ओ है और फाइनल क्या है, क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ से क्यू का डिस्टेंस होगा, ओ और क्यू के बीच में, क्यू तो फाइनल है और ओ इनिशियल है, तो इनिशियल और फाइनल का जो डिस्टेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है, ये इनिशियल 0 है और फाइनल कितना है 240, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 240 आ गया। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, अब टाइम देखो 18 तो ओ से पी तक जाने में लग गया और फिर पी से क्यू तक आने में 6 सेकेंड और लगा, ओ से पी तक जाने में 18 सेकेंड लगा और पी से क्यू पर आया तो 6 सेकेंड और, तो 18 + 6 ये टाइम लगेगा, ये मीटर में और ये सेकेंड में। सॉल्व करेंगे 240/24 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा इस केस में, एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ओ से पी तक गया फिर पी से क्यू पर आया, ये होगा टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा 18 + 6 होगा। तो ओ से पी का डिस्टेंस कितना है 360 और फिर पी से क्यू का डिस्टेंस कितना है 120, कितना है 120। ठीक है, अपॉन 24, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 480 तो ऊपर हो गया और नीचे 24, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 3.2 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.2, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, एक ऑब्जेक्ट जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है, x = a + vt² है, वेयर a इज 8.5 मीटर, b इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब a क्या है, ये डिस्टेंस है, और b क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सिलरेशन है। पहचान लिया हमने इनसे यूनिट से। ठीक है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड एंड t = 2 सेकेंड। t = 0 और 2 = 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो आसान सा सवाल है, करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पोजीशन इज
ए प्लस वी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वी टी स्क्वायर, जहां ए का वैल्यू कितना दे रखा है 8.5 मीटर और बी का वैल्यू कितना दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले पूछ क्या रहा है वो, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 पूछ रहा है, और टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2.0 है ये बेटा, 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, और 0 टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो पहले तो इससे वेलोसिटी निकालें, ये तो पोजीशन है। अब वेलोसिटी कैसे निकालें, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, कल मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्लास में। v इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, तो ये वेलोसिटी दे देगा d अपॉन dt, x की जगह वैल्यू रखो a प्लस वी टी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसको। अब v इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखना जान लेना, a प्लस डी अपॉन डी टी बी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको, क्लियर। अब a क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, a क्या है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 8.5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये बताता है, डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना, ये जो ऑपरेटर है डी अपॉन डी टी, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है मैथमेटिक्स में। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए 0 आ गया। प्लस इसमें b कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और d अपॉन डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में ना, तो टी स्क्वायर है, तो ये 0 हो गया, प्लस b और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा होगा 2t, क्या होगा 2t हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको फॉर्मूले बताऊंगा कैसे होगा ये। तो ये बेसिकली क्या आ गया 2vt हो गया, v का वैल्यू क्या आ गया 2vt। अब आपको यदि ये वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया, अब b का वैल्यू तो आपको दे रखा है, v का वैल्यू दे रखा है ना, तो v इज इक्वल टू 2b कितना दे रखा है 2.5 इंटू टी, तो ये कितना आ गया 5t, कितना आ जाएगा 5t आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5t आ जाएगा, क्लियर है। अब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 रखो तो 0 आ जाएगा, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ पर, 5 इंटू 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पर। तो ये भी निकाल लिया t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी वेलोसिटी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, अब आप कहेंगे सर ये ऊपर जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि बेटा ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस ही तो निकलेगा। t इज इक्वल टू 2 पर कितना होगा, तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4.0 सेकेंड, इनके बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी में जो निकालना है v बार, तो कैसे निकालूंगा, पोजीशन मुझे पता होना चाहिए, फाइनल टाइम कौन सा है इसमें 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पोजीशन मुझे पता होना चाहिए, माइनस ये फाइनल पोजीशन होगी ना, और इनिशियल पोजीशन यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें पता होना चाहिए, और टाइम कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 हो जाएगा, t2 माइनस t1। भाई ये फॉर्मूला लिखते थे ना, ध्यान करो आप, फॉर्मूला हमने लिखा था एवरेज वेलोसिटी का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखा था ना। तो फाइनल कौन है t इज इक्वल टू 4, और इनिशियल कौन है t इज इक्वल टू 2, फाइनल की जगह 4 लिखा और इनिशियल की जगह 2 लिखा। अब ये x एट t इज इक्वल टू 4 हमें पता करना पड़ेगा ना कि ये पोजीशन क्या होगी 4 सेकेंड पर, x का वैल्यू क्या होगा, यानी x का ये जो वैल्यू दे रखा है इसका वैल्यू 4 सेकेंड पर क्या होगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंस लिखोगे आप, सिंस x इज इक्वल टू क्या है a प्लस वी टी स्क्वायर, तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड,
एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी x एट टी इज इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा, जो जहां पर t है वहां 4 रख दो तो 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, a प्लस 16b आ गया। किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, x एट टी इज इक्वल टू 4। और दूसरा हमें क्या चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें पता होना चाहिए पोजीशन क्या है, तो x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो जहां t है वहां क्या रख दो, 2 रख दो, तो 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो a प्लस 4b आ जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला हमारा निकला एवरेज वेलोसिटी का, ये वाला जो फॉर्मूला निकाला, इसमें रख दो इसको, t इज इक्वल टू 4 पर पोजीशन रख दो, t इज इक्वल टू 2 पर पोजीशन रख दो। तो t इज इक्वल टू 4 पर पोजीशन कितनी है, रखो भाई, t इज इक्वल टू 4 पर है a प्लस 16b है या नहीं, माइनस t इज इक्वल टू 2 पर पोजीशन a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, यही तो है फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, तो 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो आप, a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और देखो ऊपर a से a कैंसिल हो रहा है, 16b में से 4b गया तो 12b अपॉन 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6b, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 6b आ गया। अब b की वैल्यू तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है b की वैल्यू क्वेश्चन में, 2.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.5। ठीक है, कितनी दे रखी है, 2.5। किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो यहां से लिखे तो 0, ये 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, यही तो आएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे जो कल के डिस्कशन पर बेस्ड थे। ठीक है, अब एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं कुछ ग्राफ बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा आप। क्या ग्राफ्स हैं, जैसे कुछ ग्राफ्स तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बता चुका हूं। पोजीशन को हम x लिखते हैं और टाइम को t लिखते हैं, तो एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं इसको, एक्स टी ग्राफ भी कहते हैं। x माइनस टी नहीं बोलेंगे इसको, x डैश टी है, ये डैश है, माइनस नहीं है, एक्स टी ग्राफ कहते हैं इसको। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन x से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को t से, तो एक्स टी ग्राफ किसके लिए, नंबर वन फॉर पॉजिटिव एक्सिलरेशन, फॉर पॉजिटिव एक्सिलरेशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, यानी स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन होगा ना। तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए एक्स टी ग्राफ कैसा आएगा, ये आप एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कई बार। तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए जब एक्स टी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, टाइम को आप एक्स एक्सिस पर लेओगे सेकेंड में, और एक्स को आप वाई एक्सिस पर लेओगे मीटर में, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए यदि हम देखें, फॉर नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो भी देख लो। फॉर नेगेटिव एक्सिलरेशन यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है, उसका एक्सिलरेशन नेगेटिव एक्सिलरेशन होगा। तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये वही टाइम मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पर सेकंड में, और एक्स ले लिया मैंने पोजीशन वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ इसमें क्या होता है, पहले ये इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सिलरेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होता है, इस टाइप का आता है नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए, ध्यान रखना। नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए, पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए ऐसा आता है, ध्यान रखिएगा। अब जीरो एक्सिलरेशन के लिए भी पूछ सकता है कि जीरो एक्सिलरेशन के लिए ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सिलरेशन। तो फॉर जीरो एक्सिलरेशन पार्ट सी की बात कर लेता हूं, फॉर जीरो एक्सिलरेशन, जीरो एक्सिलरेशन के लिए क्या ग्राफ मतलब ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वो भी जान लो। टाइम ले लो सेकंड में एक्स एक्सिस पर, और पोजीशन ले लो वाई एक्सिस पर मीटर में। ठीक है, तो इसके लिए जो जीरो एक्सिलरेशन के लिए ग्राफ होगा ऐसा आएगा बेटा,
तो सीधे सीधे ग्राफ पूछता है कि जीरो एक्सिलरेशन के लिए क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए क्या होगा, नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे प्रश्न आता है इनके ऊपर, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और देख लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सिलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए, ठीक है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ थे, नो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सिलरेशन के लिए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन, ठीक है, फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन, कांस्टेंट का हो या यूनिफॉर्म का हो, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सिलरेशन, ठीक है। ए, जब फॉर पॉजिटिव एक्सिलरेशन यानी स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा ये देखते हैं। स्पीड बढ़ रहा है, भाई पॉजिटिव एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ रहा है। तो देखिए ग्राफ कैसा आता है, इधर आप लीजिए टाइम एक्स एक्सिस पर सेकंड में और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो जो पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए इस तरीके से आता है। यहाँ पर हमने ये माना है कि जीरो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर t इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल टाइम पर जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वो 0 नहीं है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया, अदरवाइज 0 से स्टार्ट होता। तो पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए ऐसा होगा, यानी जब स्पीड बढ़ रही है, दैट इज यहाँ लिख लेना स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कह दो आप, वेलोसिटी इज पॉजिटिव और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वेलोसिटी कहो या कहो कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं इसमें, बी पार्ट फॉर नेगेटिव एक्सिलरेशन, कैसे लिए, नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मोशन, इस केस में मोशन जो थी ना, मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, मोशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्सिलरेशन के लिए था। ये भी मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मोशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके राइट साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए ग्राफ देखना है तो वही टाइम तो ले लो इस पर एक्स एक्सिस पर सेकेंड में और वेलोसिटी ले लो वाई एक्सिस पर मीटर पर सेकेंड में। अब नेगेटिव एक्सिलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा, नेगेटिव स्लोप होगा इसका ग्राफ का, ठीक है। चलिए पार्ट सी की बात कर लेता हूं। फॉर आप कह सकते हो नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन लेता हूं, लेकिन अब जो मोशन है नेगेटिव एक्सिलरेशन ले रहा हूं, लेकिन मोशन कैसी ले रहा हूं, मोशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉजिटिव था बेटा, ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव, ठीक है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में यदि मोशन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन होती है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यदि नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन होती है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये प्लस वाई एक्सिस हो गया ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई, और ये नीचे नेगेटिव वाई हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव वाई जिसको वाई डैश कह दो, नेगेटिव वाई को, ये पॉजिटिव वाई था, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ बेटा, यदि नेगेटिव एक्सिलरेशन है और मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब यदि ऑब्जेक्ट की मोशन नेगेटिव एक्सिलरेशन के साथ हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो रही है, ठीक है। ये देखिए क्या केस ले रहा हूं मैं, केस डी, केस डी में मैं बात कर रहा हूं। ये सारे ग्राफ बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा ग्राफ किस नेचर का होता है, ठीक है। मोशन ऑफ
एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे थे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सिलरेशन that changes direction with time। ठीक है, टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा नेगेटिव एक्सिलरेशन के लिए वो क्या होगा, देखिए ये वही एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 0, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव भी होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, इसका स्लोप तो नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव के केस में डायरेक्शन के केस में, ये नेगेटिव डायरेक्शन के केस में आएगा। ये टाइम t1 पर है, t1 पर ये 0 हो जाएगा और ये टाइम t2 पर है। ठीक है, और t2 पर जो टाइम t2 पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और इस 0 पर जो यहाँ वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये कुछ ग्राफ थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब हम आगे कुछ रिलेशंस की बात करेंगे बेटा। वो रिलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे फिजिक्स को पढ़ने के लिए आगे। तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिख रहा हूँ और ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं एकदम। एक चार्ट जहाँ आप पढ़ते हैं उस पेपर पर लिख लीजिएगा और अपने टेबल पर चिपकाइएगा, तो ये लर्न हो जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। ठीक है, डिफरेंशिएशन ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मूले याद करने से काम चल जाएगा। जैसे कोई डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में और किसका है, a इंटू यू का है, जहां पर a कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और u का dx के रेस्पेक्ट में इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है कि यदि डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है और u इंटू वी का है और दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, u को कांस्टेंट मान लो, v का कर दो dv अपॉन dx, फिर v को कांस्टेंट मान लो, u का कर दो। इस तरीके से करना है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिर ऐसे ही आपको जैसे मान लीजिए du अपॉन dv है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, du अपॉन dx dv अपॉन dx। यदि आपको du अपॉन dv निकालना है तो ऐसे du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल लो, du अपॉन dv आ जाएगा। ठीक है, और एक आप ध्यान रखना, जैसे du अपॉन dt है, du अपॉन dt है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ du अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ इसको। एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, ये है u अपॉन v। तो ये क्या होता है, v को एज इट इज रखोगे, u को करोगे du अपॉन dx, फिर माइनस u को एज इट इज रखोगे, v का करोगे dv अपॉन dx। ठीक है, इस तरीके से करना है। u पहले क्या किया, v को एज इट इज रखा, u का किया du अपॉन dx। ठीक है, और फिर v को एज इट इज रखा, u का किया du अपॉन dx, माइनस u को एज इट इज रखा, v का किया dv अपॉन dx। ठीक है, ये इस तरीके से करना है। और इसमें अपॉन में भी आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आप लिखोगे यहाँ पर v को एज इट इज रखा, देखो इसको पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको ये कैसे आएगा। d अपॉन dx, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, u इंटू वी की पावर -1, u इंटू वी की पावर -1, ऊपर ले गया मैं इसको। ठीक है, तो इसको देखिए
u को कांस्टेंट मानिए, d अपॉन डी एक्स किसका करो, v की पावर -1 का करो, फिर v की पावर -1 को कांस्टेंट मानिए, u का करो, इस तरीके से। ठीक है। अब देखो एक रिलेशन और आपको याद रखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं मैं उस रिलेशन को, कि यदि आपसे कहा जाए कि d अपॉन डी एक्स और आपको कहा जाए u की पावर n का, तो क्या आ जाएगा, ये n तो ऐसे आ जाएगा, और u n की पावर -1 du अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो देखो u की जगह v है हमारे पास और n की जगह -1 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो n मतलब -1 इंटू v की पावर -1 और फिर v का dv अपॉन dx, फिर इधर v की पावर -1 du अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस u इंटू v की पावर -2, यही है ना, और dv अपॉन dx प्लस v की पावर -1 du अपॉन dx, ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस u अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx। ठीक है, u अपॉन वी स्क्वायर dv अपॉन dx, समझ में आ गई बात। फिर आगे क्या लिखोगे, प्लस 1 अपॉन वी du अपॉन dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इस वाले का जो वैल्यू आएगा u अपॉन वी स्क्वायर और dv अपॉन dx विद नेगेटिव साइन और प्लस 1 अपॉन v du अपॉन dx, ये फॉर्मूला बनेगा ये वाला। इसको इस तरीके से ये भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को बना सकते हो, u अपॉन v का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला याद रखना है, एक तो ये वाला याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है, एक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। एक बस इसको उतना इम्पोर्टेंस आप नहीं देना, इसको याद रखना, इसको याद रखोगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब इंटीग्रेशन, हाँ इसमें डिफरेंशिएशन में और भी रिलेशंस हैं, डिफरेंशिएशन में। और वो क्या रिलेशंस हैं देखिए, एक होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है इसका। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, किसका, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, वैसे ही डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में मान लीजिए नेचुरल लॉग ऑफ यू, ये नेचुरल लॉग होता है और इसका होता है 1 अपॉन यू। क्या होता है, 1 अपॉन यू। ये आपको फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद रखने हैं। अब इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, इंटीग्रेशन के। सेकंड में इंटीग्रेशन, ठीक है,
याद रख सकते हो, कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। x की पावर n x, इसका डिफरेंशिएशन होता है, वो सॉरी इंटीग्रेशन, इसका इस सिंबल को कहते हैं इंटीग्रेशन। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है, ठीक है। और यदि आप कहो कि dx अपॉन x ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का होता है प्लस साइन x, ध्यान रखिए। और e की पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, ठीक है। ये तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। और एक ये भी बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू होता है 2.303, है ना, 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x ये होता है। और नेचुरल लॉग ऑफ x को हम log टू द बेस e ऑफ e भी कहते हैं, log टू द बेस e ऑफ e भी ऐसे भी लिखते हैं। log में log भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां जहां जैसी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। किसकी बात कर लेते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 9th क्लास में पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वही वाली इक्वेशंस हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको पढ़ने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ टाइम, और वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, और मोशन कैसी है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ आएगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। और जीरो यानी t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वो भी मैं 0 मान रहा हूँ। हम 9th में इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u लिखते थे ना, अब यहाँ v0 लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किसी समय t पर ये मान लीजिए कोई टाइम t है, और उस टाइम t पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगी इसको v लिख रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का सिंबल तो हम वही ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिख रहे हैं। 0 का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, ठीक है। और इसको o नाम दे दिया, इसको मैं a नाम दे देता हूँ, इसको b नाम दे देता हूँ। ऐसे ही यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसको मैं c नाम दे देता हूँ, इसको d नाम दे देता हूँ, और इस पॉइंट को e नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये एरिया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ही तो रिप्रेजेंट करेगा। और ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या डिस्टेंस को, ठीक है। अब देखिए, हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो ग्राफिकल मेथड की मैं पहले बात कर रहा हूँ। पहला जो मेथड यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं ना हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड कह रहे हैं। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन, क्या लिखते हो आप? डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन से आप क्या लिखते हो? एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टू चेंज टाइम टेकन, ऐसे लिख दो। टाइम टू चेंज द वेलोसिटी को टाइम टेकन लिख दिया, ठीक है, ये टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कि इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो एज पर ग्राफ से बताइए आप कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v0 है, और टाइम कितना लग रहा है, t, ठीक है। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, at इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं, v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू at, और यहां से v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस at। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ये, ठीक है, जहां v0 इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सिलरेशन है। अब देखिए इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है, दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अब इस ग्राफ में देखिए जरा, AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, OD के बराबर है, और AC जो कि OD के बराबर है वो EB के बराबर भी होगा। किसके बराबर होगा, EB के बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। और ये तो 0 है, और ये कितना है, T, तो यहां से यहां तक का, या यहां से यहां तक का, या यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल t, टाइम के बराबर होगा। वैसे ही बताइए OA किसके बराबर है, DC के बराबर है, OA DC के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, O तो 0 और A का मतलब V0, यानी ये V0 के बराबर है। किसके बराबर है, V0, तो ये V0 है यहां से यहां तक, तो ये भी V0 हो जाएगा यहां से यहां तक। अब देखिए DB कितना है, DB कितना है, ये DB किसके बराबर होगा, OE के बराबर होगा, OE, और O क्या है, 0, और E क्या है, V, तो कितने के बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा, DB, ठीक है। अब मैं कहता हूं BC किसके बराबर है बेटा, BC बराबर है EA के, ठीक है, EA, और ये क्या लिखा जाएगा, BC को हम क्या लिख सकते हैं, DB में से DC हटा दो तो BC आ जाएगा, DB में से DC हटा दो, और DB क्या है, DB ये देखो जरा, DB V है, और DC क्या है, DC देखो जरा V0 है, तो यानी BC किसके बराबर आ गया, V माइनस V0। तो ये निकालना भी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, अब सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टू डिराइव सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन of motion, we again use velocity time graph, इसका यूज करो। तो एज पर ग्राफ से आप क्या लिख सकते हो बेटा, ग्राफ से लिख सकते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है जो मैंने शेडेड किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा या नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूं, मान लीजिए x है, क्या है, x, पोजीशन को ही तो बताता है ये। और एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, ये एरिया ऑफ बीटी जो ग्राफ है ये किसका, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये जो ट्रेपीजियम है OABCDO, ये बेसिकली दो स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। देखो जरा, ये है ट्राइंगुलर और नीचे वाला है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CAOD, दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CAOD, यही तो होगा। और ट्राइंगल का एरिया आप सब जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इस ट्राइंगल का, AC, और हाइट क्या है, BC, ठीक है। तो 1/2 हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीएओडी। तो ट्राइंगल का एरिया कितना है 1/2 बेस, बेस मतलब एसी, और हाइट कितना है ट्राइंगल का बीसी, है या नहीं। देखो ये बेस है और ये हाइट है, तो 1/2 बेस मतलब एसी इंटू हाइट मतलब बीसी। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ओडी इंटू डीसी, या फिर लिखो एसी इंटू ओए, कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ ओडी इंटू डीसी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओ डी इंटू डी सी, ये हो गया। अब देखो जरा बेस क्या है एसी, एसी निकाला है हमने पहले से, टी है, ठीक है। और बीसी क्या है, बीसी निकाला है बी माइनस बी जीरो है। तो रखो यहाँ एसी की जगह रख दिया टी और बीसी की जगह बी माइनस बी जीरो रख दिया, प्लस ओडी कितना है, ओडी देखो जरा टी, और डीसी क्या है डीसी, डीसी वी जीरो, ठीक है। तो ओडी तो है आपका टी और डीसी क्या है वी जीरो। अब इसको रीअरेंज करो तो क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू वी माइनस वी जीरो प्लस वी जीरो को पहले लिख लो टी, ये आ गया। अब इसमें क्या करो, इसमें क्या करना है आपको, सिंस एज पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी होता है। तो यहां से v माइनस वी जीरो क्या आ जाएगा ए टी आ जाएगा। देयरफॉर x क्या हो जाएगा v माइनस वी जीरो की जगह रखो ए टी, तो ए टी रख दिया v माइनस वी जीरो की जगह प्लस वी जीरो टी। अब सॉल्व करो इसको और आगे x इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस वी जीरो टी, ये आ गया। और यहां से इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करके वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ठीक है। यहाँ वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम ए एक्सिलरेशन, टी टाइम एक्स पोजीशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है। टू डेराइव थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वी अगेन यूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट, इसको x लिखा हमने। एरिया ऑफ बीटी ग्राफ क्या है एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है या नहीं एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा है या नहीं एरिया। देखो ओ ए बी सी डी ओ ये एक ट्रेपेजियम है, तो अब मैं ट्रेपेजियम ले रहा हूं ओ ए बी सी डी ओ। पहले मैंने क्या किया ट्राइंगल और रेक्टेंगल का दोनों का एरिया का सम कर दिया था, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा ट्रेपेजियम का एरिया लिखेंगे, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड विद डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है टी डिस्टेंस है पैरेलल साइड्स के बीच, और सम क्या हो जाएगा इसका v जीरो हो गया ये साइड और ये हो गया v, तो v प्लस v जीरो सम हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां से यहां तक v हो गया और यहां से यहां तक v जीरो, तो v प्लस v जीरो तो सम हो गया पैरेलल साइड्स का, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई t हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम लिखते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied with distance between parallel sides, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा
x इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना, एक तरफ की है v0 और दूसरी तरफ की v, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है t, ठीक है। अगेन अब क्या करें यहां पर, अगेन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो तो क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू v0 प्लस at, और यहां से टाइम का वैल्यू निकाल लो बेटा, v माइनस v0 हो जाएगा और t का वैल्यू आ जाएगा v माइनस v0 अपॉन a। अब ये टाइम का ये वैल्यू आप इसमें रख दो, देयरफॉर x कितना आ जाएगा 1/2 v0 प्लस v, इसको v प्लस v0 लिख लो, कोई बात नहीं, और t की जगह क्या रखें, v माइनस v0 अपॉन a रख दें, ठीक है। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 और a तो इधर चले जाएंगे 2ax, और इधर क्या आ जाएगा v प्लस v0 और v माइनस v0, ये v0 है, ठीक है। तो अब आप जानते हो a प्लस b इंटू a माइनस b, a की जगह v है और b की जगह v0 है, तो a प्लस b इंटू a माइनस v प्लस v0 इंटू a माइनस v0, जानते हो सब क्या होता है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, या फिर इसको उल्टा करके ऐसे लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ax, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। इसमें v फाइनल वेलोसिटी, v0 इनिशियल, और a एक्सिलरेशन और x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। अब देखिए इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब हम डिराइव कर रहे थे, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब हमने डिराइव किया तो हमने जो इनिशियल वेलोसिटी था वो नॉन जीरो लिया था, लेकिन यदि हम ग्राफ को यहां से स्टार्ट करें, यदि हम ग्राफ को यहां से स्टार्ट करें और इधर टाइम ले लिया सेकंड में, ठीक है, और इधर वेलोसिटी ले लिया मीटर पर सेकंड में, यानी इफ इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, इफ एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 है तो उस केस में जो इक्वेशन बनेंगी, उस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही होगी, v0 प्लस at, ये तो फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी ना बेटा, वो हो जाएगी ये v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा जब t इज इक्वल टू 0 पर आप वेलोसिटी 0 लेते हैं तो, ठीक है, समझ गए बात को, तो x 0 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax, x की जगह आ जाएगा x माइनस x0, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। यदि आप t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बनेंगी, ध्यान रखना। इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है सेकंड में, फर्स्ट तो वही रहेगी, सेकंड में x0 इनिशियल पोजीशन आ रही है और ये इनिशियल पोजीशन x माइनस x0 थर्ड में, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी को 0 नहीं लेते हो, जब वेलोसिटी को 0 नहीं लेते हो t इज इक्वल टू 0 पर, तो फिर उस केस में तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही रहेगी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी आपकी, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया जा सकता है। तो ये हमने इस लेक्चर में बात की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे की, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, हालांकि वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और इससे रिलेटेड इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।